नमस्कार, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री संदीप वाल्मीकि जी, जो दिल्ली प्रदेश में मंत्री रहे हैं और हाथरस केस के प्रथम जो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया। सोशल मीडिया में पता चलने के बाद हाथरस में पहुंचे और वहां पर जाकर के जो इन्होंने कार्रवाई की, जो साहस का परिचय दिया और दिल्ली तक इस मामले को लेके आए। तो ऐसे मंत्री का, ऐसे व्यक्ति का हम स्वागत करते हैं स्टूडियो में। इस बारे में आप बताइए, कब आपको पता चला और कैसे आप इसमें गए? देखिए, 14 तारीख की घटना थी जी, पिछले महीने की। तो मुझे पता चला, सोशल मीडिया में एक पोस्ट डली हुई थी कि ऐसे घटना हुई जी, और उसमें एफआईआर तक नहीं हुई थी जी। 7 दिन तक। जी, 21 तारीख को जाकर के एफआईआर हुई उसमें, जी, और उसमें भी लीपापोती सी की गई। जी। प्रॉपर सेक्शन नहीं लगाए गए। एफआईआर में कौन से सेक्शन लगे थे? उसमें 307 लगा रखी थी, जी। वैसे झगड़ा वगड़ा टाइप का लगा रखा था पूरा प्रॉपर। मारपीट और झगड़े का हाँ, केस बनाया था हाँ। उसमें जबकि घटना ये उसी टाइम की है, बिल्कुल बलात्कार की घटना उसी समय की है और बलात्कार की जान हड्डी से तोड़ने की, जान से मारने के प्रयास की। तो सिंपल धाराओं के तहत जी। मुकदमा दर्ज कर दिया। जी। उसके बाद फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पर 23 तारीख को पहुंचे, रात को 3 बजे हाथरस में। हाथरस। जी, रात को पहुंचे तो जगह जगह पुलिस ने गाड़ी को सर्च किया। 15-20 जगह हमारी गाड़ी की पूरा सर्च किया, जी। जैसे हम लोग आतंकवादी हो इस तरीके से। आप दिल्ली सरकार में मंत्री रहे, उसके जी। बाद आपकी इतनी छानबीन जी। छानबीन। उसके बाद हम लोगों को, हम जहाँ रुके हुए थे, जी, 2 जगह पुलिस ने दबिश दी वहाँ पर। जी, जो साथ हमारे लोग थे, कहा कि इतने लोग आप नहीं रुक सकते। फिर उसके बाद हम जैसे तैसे सुबह हुई और उस परिवार के पास पहुंचे हम लोग। 24 हाथरस तारीख। की जो पीड़िता है उसके घर पहुंचे आप। हाँ, सुबह पहुंचे हम लोग 24 तारीख। जब तक पुलिस का घेराव वगैरह नहीं था? नहीं, कोई पुलिस को जानकारी ही नहीं थी कुछ इस तरह की। वो तो मतलब डीएम कर वहाँ आसपास के थाने में घूम रही थी चीजें। उनको किसी को कोई उस टाइम कोई उतना जानकारी नहीं थी। कोई जानकारी नहीं थी और इस बारे में अनभिज्ञ थे कि ऐसी घटना हो। जब मैंने इस पर लाइव किया कि हम वहाँ जाएंगे, उसके बाद वहाँ प्रशासन जो है चुस्त हो गया था। वहाँ पर पीसीआर वगैरह आसपास काफी खड़ी थी रास्ते में, हम लोग रोकने के लिए। आपने वहां जाकर के लाइव किया? जी। फिर हम वहाँ पर 24 तारीख को पहुंचे उस परिवार के पास। तो उसके भाई के साथ हमने बातचीत की, वो मेरी सोशल मीडिया पेज पे भी डली हुई है। जी, उसके बाद हमने सुबह उसी दिन 12 बजे के करीब जी, हाथरस का जो कलेक्ट्रेट ऑफिस है, जी, उसका हमने उसकी माँ को साथ में लिया, उसके भाई सतेंद्र को साथ में लिया और उसका घेराव किया। जी, फिर जब हमने वहाँ घेराव किया और काफी संख्या में वहाँ लोग इकट्ठा हो गए, तो उसके बाद वहाँ का डीएम और जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट था जी। वो लोग आते हैं। वो कहते हैं जी अपनी बात बताइए। फिर हमने उनको सारा का सारा संज्ञान उनके लेके आए। मतलब इतनी निर्दयता से प्रशासन वहाँ काम कर रहा था कि जिस बेटी के साथ ये घटना हुई, उसके बयान के बावजूद, उसने खुद बयान दिया है, उसके साथ पहले भी प्रयास किया गया था उन्हीं लोगों के द्वारा, उसके बयान के बावजूद भी उन्होंने रेप का मुकदमा दर्ज नहीं किया। छेड़छाड़ का प्रयास किया गया था या पहले किया गया था। पहले इस घटना से? इस घटना से पहले भी किया गया था। उसमें भी इन्होंने पुलिस को बताया था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जी, तो जब ये बेटी हॉस्पिटल में थी, हमने 24 को घेराव किया। जब तक इसका सिटी स्कैन भी नहीं किया गया था। जनरल हॉस्पिटल में जैसे आम लोग बीमार होते हैं, जाते हैं, उस तरह का ट्रीटमेंट इसको मिल रहा था। तो वहाँ पर किसी भी तरह की सुविधा नहीं थी। और सबसे शर्म की बात यह है कि उस परिवार को ही अपनी बच्ची के इलाज के पैसे भी देने पड़ रहे थे वहाँ पर। खुद ही हाँ। पे कर रहे थे, दवाई, इंजेक्शन जो भी लेके आ जो रहे भी मिल रहा था खुद ही थे। तो 25 को फिर उसके बाद कितनी जब आपने घेराव किया, डीएम कलेक्टर ने जो सुनवाई करी, उसमें कोई धाराएं ऐड करी? उसमें 376D, 376D लगी जी, 120B लगी, जी। SC एट्रोसिटी एक्ट लगा। उसके बाद लगा सारा का सारा। उसके बाद फिर ये लोग, हम लोगों ने इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलना शुरू हुआ, धीरे धीरे। तो इन्होंने आपको ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, इसलिए इस मामले को तुल मिला, नहीं तो पता नहीं चलता। देखिए, जब मैंने इसको लाइव किया तो 2-2.5 लाख लोगों ने वो देखा था जी, और जो एक्टिव लोग वो हम लोगों के साथ जुड़े हुए। जी, तो इसमें फिर इन्होंने 29 तारीख को उस बच्ची को हॉस्पिटल लेके आए जी, और 29 तारीख को जब अगली सुबह हुई थी इसकी, उसी रात में इसकी डेथ हो गई थी। क्योंकि ये हॉस्पिटल से जब लाए तो वेंटिलेटर पे थी, अलीगढ़ से लाए, लेकिन वो एम्स में आना चाहिए था, लेकिन एम्स में ना भर्ती करके इन्होंने सफदरजंग में किया। ठीक है, वेंटिलेटर पे क्यों रखा? हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है या तो हो सकता है उस लड़की को वहां से मरा हुआ ही लेके आए, या फिर इन आरोपियों को बचाने के लिए
जैसा कि सोशल मीडिया वायरल हो रहा है, उस संदीप ठाकुर लड़का है, संदीप ठाकुर का पिता की फोटो दिखाई दे रही है, किनके साथ में? मोदी के साथ, योगी के साथ, है, मोदी के साथ भी है, दोनों के साथ है। तो ऐसा लग रहा है कि किसी प्रभाव में ये चीजें हो रही हैं। जब हमने कलेक्ट्रेट का घेराव किया, उससे अगले दिन शाम तक इन्होंने इन लड़कों को गिरफ्तार किया। उससे जब तक वहाँ का विधायक है सुरेंद्र राणा, ठाकुर जाति से है, वो इनको शेल्टर दे रहा था। और इतने शर्म की बात है, वहाँ का जो सांसद है वो वाल्मीकि जाति से है, वहाँ का जो एमएलए है वो शेड्यूल कास्ट है। उनका क्या रोल रहा? उन्होंने उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि हम लोग जो है इनको कंपनसेशन दिलवा रहे हैं, हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये अरे मांग कर रहे हो आप लोग? अगर आज इतनी बड़ी घटना हो गई है बेटी के साथ, उसकी जो हत्या कर दी गई, उसके साथ दुराचार किया गया, उसके बाद कंपनसेशन की बात कर रहे हैं। और कंपनसेशन भी क्या, उसने चिट्ठी लिखी 50,000 रुपए सांसद सीएम को। हाँ, सांसद ने सीएम को चिट्ठी लिख के कहा जी इनको 50,000 रुपए मुआवजा दीजिए, 50,000 रुपए मुआवजा दिया जाए कंपनसेशन। हाँ, तो ये कितनी शर्मनाक बात है। आपको लगता है ऐसे लोगों को, जिस तरह आप भी एक राजनेता भी हैं, समाज सेवक भी हैं, तो ऐसे लोगों को क्या होना चाहिए ऐसे लोगों? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि काजोलकर पैदा होते हैं। ये काजोलकर है ना, और ये वो सनी देओल की फिल्म का डायलॉग है, कातियाई कुत्ते। ये कातियाई कुत्ते, इनका मालिक कहता भोंकते हैं, इनका मालिक कहता काटते हैं। इनकी औकात नहीं है इन सरकारों में ये अपनी बात कुछ भी बात कह सके, समाज की बात है, कोई बात। तो अभी इसका आपको क्या लगता है, क्या होगा इसके? देखिए, इसमें इन्होंने सबूतों को तो पहले ही नष्ट कर चुके हैं लोग, और जो आखिरी मेन मुद्दा था उसको ही इन लोगों ने, बेटी को जब मरने के बाद ना तो परिवार को दिखाया गया, ना परिवार को बताया गया। ये यहाँ से डेड बॉडी लेके जाते हैं दिल्ली से, और रात को 2:30 बजे उसका संस्कार नहीं, उसको जलाते हैं पेट्रोल डीजल डाल के, खेतों में जला देते हैं। इतनी क्या जल्दी थी, मतलब इतना क्या प्रभाव था कि उस लड़की को रात में जलाया गया? इसमें जो सबूत खत्म करने का सबसे घिनौना काम किया वो पुलिस प्रशासन ने किया। वहाँ पोस्टमार्टम भी तो इसकी जो है ना वो सही नहीं बता रहे। नहीं, पोस्टमार्टम हर चीज में हेरफेर हुआ। और ये भी सुनने में आया, उस लड़की की जीभ काटी गई या कट गई, कैसे गला दबा? पहले तो इन लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया जी, उसके बाद उन्होंने अपने दांतों से उसकी जीभ को काटा था कि ये बयान न दे इसकी, और फिर उसकी जो ना गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, और मारा। जब उसकी माँ के बयान है, जब उसकी माँ ने उसको देखा तो उसके कपड़े नहीं थे शरीर पे और पूरा खून से लथपथ थी वो। और जब वो थाने में लेके गई, अब वीडियो है थाने वालों की, वो बच्ची वहां लेटा रखी है और पुलिस वाले उसकी वीडियो बना रहे हैं और कह रहे हैं कुछ हुआ ही। पुलिस वाले वीडियो बनाया कुछ कह रहे हैं। तो ये जो रात को जो इन्होंने इस बच्ची को जलाया, तो मैं कहूँगा इस देश के लोकतंत्र का बलात्कार हुआ था। सिस्टम ने इस देश के लोकतंत्र का बलात्कार किया। और हमारी जो मांग है वो ये है कि जितने भी लोग उस समय ड्यूटी पे थे, सबके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, एट्रोसिटी एक्ट की धाराएं लगनी चाहिए, और तुरंत प्रभाव से उनको बर्खास्त, और जो भी प्रशासन के अधिकारी सबके खिलाफ बर्खास्त होने चाहिए, होने चाहिए, और ये धाराएं लगनी चाहिए 302, वो सारी धाराएं लगनी चाहिए। ऐसा ना हो जैसे 84 के दंगों में जिन्होंने सिखों को मारा था उनको मंत्री और बड़े बड़े पद दिए गए। ऐसा ना हो कि जिन लोगों के सारे पे जड़ाई गई बेटी, जब सरकार ये मुद्दा दब जाए तो उनको जो है डीएम को पता नहीं क्या बना दिया जाए, एसपी को पता नहीं क्या। और भी किसी प्रशासनिक इसके राजनेताओं की इसकी वो आती है आपको? देखिए, इसमें तो मैं कहूँगा जब मोदी साहब को ट्रम्प का वो दिख रहा है कि कोविड पॉजिटिव है, वहां से यहाँ तक उसको पता चल गया, देश जल रहा है। उसकी बेटी के लिए कह रहे हैं कोरोना पॉजिटिव, उसको ठीक है, उसकी ट्रम्प की उसके लिए मंगल कामनाएं करते हैं, ठीक है, लेकिन इस देश की बेटी के लिए कभी नहीं बोला जाता। आज तक लोगों को ये नहीं पता कि निर्भया रेड्डी जो थी उसका नाम क्या है। इन्होंने सबसे पहले उसके नाम के पीछे वाल्मीकि लगा दिया ताकि देश के और संवेदनशील लोग इनके साथ न जुड़ पाए। तो अगर हम हिंदू हैं तो आज जो हिंदू संस्था है वो कहाँ पर है? और हिंदू रीति रिवाज में इस समय संस्कार नहीं होता जिस समय इन्होंने जलाया। और वहाँ तो जहाँ की वो बेटी थी वहाँ तो ये वो प्रथा है कि जो कुंवारी लड़की होती है उसको दफनाया जाता, जलाया नहीं जाता। अगर ये दफनाते
तो कल को बॉडी निकल के भी दोबारा उसकी कार्रवाई हो सकती पोस्टमार्टम हो जाता है ना, लेकिन उन्होंने तो सबूत ही खत्म कर दिया। कमाल के लोग। है। जैसे उन्नाव में जो घटना हुई कुलदीप सिंह गरवाल की, और वैसे ही उसको परिवार को प्रताड़ित किया गया और लड़की को उसको मारा गया, तो इसी केस में ऐसे जिस तरह से अब घेराव कर रही थी। देखिए ये जो है ये बहुजन समाज के ऊपर प्रेशर बनाने का प्रयास है कि ये समाज लड़ नहीं सकता, ये समाज न्याय ना मांगे तो इनको डरा दो। लेकिन मैं आज सैल्यूट करता हूँ जो भी बहुजन समाज की जातियाँ हैं वो सब सड़कों पे हैं, लेकिन जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो सड़कों पे नहीं है। क्योंकि आज वो वाल्मीकि की बेटी हो गई, आज वो देश की बेटी नहीं हुई, आज वो संविधान की बेटी नहीं हुई, आज वो वाल्मीकि उसको जाति से जोड़ दिया। तो ये मनवादी व्यवस्था वाले लोग जो हैं उनका शुरू से ही ये फंडा रहा है कि इनको जाति से जोड़ दो, और जो 15% लोग हैं उनकी बेटियों को देश से जोड़ दो, हिंदू से जोड़ दो, राष्ट्र से जोड़ दो। ये तो इनका पुराना खेल है। ये थे हमारे साथ दिल्ली प्रदेश के पूर्व मंत्री संदीप वाल्मीकि जी, जिन्होंने पूरे मामले को विस्तार से बताया। आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।